जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आपको पता है, ये हम लोग जो प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन कर रहे हैं, 13वां पार्ट है। और दोस्तों, केमिस्ट्री के भी जो है वो चल रहे हैं क्वेश्चंस, और जो उसके जो केमिस्ट्री है वो भी चल रही है दोस्तों। तो केमिस्ट्री भी जरूर देखिए, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझाया, और कुछ छोटी छोटी सी वीडियो में जितना आपके लिए आवश्यक है सिर्फ उसमें उतना पढ़ाया गया है। तो केमिस्ट्री की वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। नीचे आप देख सकते हैं कौन से ईयर में आया था और किस एग्जाम में आया था। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। ये दोनों तत्व हमारे जो हड्डी है उनमें पाए जाते हैं, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, जो हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है वो 0.4% होती है। अगर आप कभी भी गलती से ज़्यादा नमक खा लें या फिर आप नमक की एक पूरा डिब्बी खा लें, सो आपके जो शरीर है उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा, और जिसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कभी ज़्यादा नमक ना खाइएगा। और जो नमक होता है उसमें सोडियम पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। यानी जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको कभी भी नमक नहीं देना चाहिए, और जिनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उनको आप लोग नमक का घोल पिला सकते हैं, जिसके कारण उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। देख सकते हैं रेलवे में आ चुका है 2016 में। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है। तो दोस्तों, जो आहार में लवण का मुख्य स्रोत या फिर उपयोग होता है वो होता है भोजन के पाचन के लिए अपक्षेपित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। तो ये याद रखना है आपको। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों, जो आयोडीन होता है उसकी कमी के कारण गन्नमाला रोग हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसे हम लोग घेंगा रोग भी बोलते हैं। घेंगा यानी जो गंड रोग हो जाता है, किसकी कमी के कारण होता है। जैसे बताया, आयोडीन आयोडीन की कमी के कारण होता है। रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है। तो दोस्तों, जो रक्त अल्पता हो जाती है वो नॉर्मली आरबीसी की कमी के कारण होता है। तो रक्त अल्पता होता है वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण होता है। देख सकते हैं आरबीसी 2016 में पूछा गया था। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो जो लोहा हो जाता है उसके कमी के कारण रक्त अल्पता हो जाती है। इसको हम लोग एनीमिया के नाम से जाना जाता है। लोहमयता एक रोग है जो श्वसन के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर जाने के कारण होता है। तो जो लोह धूल हो जाती है, यानी जो लोहे की धूल होती है उसके श्वसन के साथ अंदर जाने के कारण जो होती है लोहमयता यानी लोहे की अधिकता के रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो हरी पत्तियां होती है ये फोलिक एसिड अम्ल की इनमें प्रचुर मात्रा होती है, जो कि डीएनए के संश्लेषण में आवश्यक होता है। इसलिए जो पहला तिमाही महीना होता है उनमें जो महिला होती हैं उनको हरी सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी सेब। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सेब होता है यानी जो सेब एप्पल होता है उसको खाली पेट खाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट जो आयरन होता है उसका सबसे अच्छा अब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए होती है। तो पता है आपको, जो कैल्शियम होता है मेनली वो हमारे हड्डियों के विकास के लिए होता है, परंतु जो कैल्शियम होता है उसको खून जमाने के लिए भी आवश्यक होता है, और वहीं पे जो मांसपेशियां होती हैं मांसपेशियों के कार्य करने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ जो हड्डी आ गई उसके लिए आवश्यक है, परंतु आप ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी सभी के लिए कैल्शियम जो है आवश्यक होता है। निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों, जो गाजर होती है कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है। आपने बीच में देखा होगा गाजर के बीच एक हड्डी की संरचना पाई जाती है, उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो जिंक का जो उच्चतम स्रोत है वो है अष्टभुज। तो याद रखना है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो कार्बनिक यौगिक होता है इसमें रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, और मतलब ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको किसी भी प्रकार के जो रासायनिक एवं कीटनाशक होते हैं उनके बिना उगाया जाता है। इसलिए जो कार्बनिक भोजन है उसके बेहतर जो है माना जाता है मनुष्यों के लिए। देख सकते हैं
भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग कैलोरी में नापते हैं, तो याद रखना है। और देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। आप नीचे देख सकते हैं कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा 0, यानी 0 मिलती है। अगर इतनी एनर्जी अगर पानी पीने से मिलता तो कोई भी इंसान पानी पी के ही सिर्फ जीवित रह सकता था। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? अगर एंजाइमों का ठीक तरीके से वर्क कर सकें तो उसके लिए दोस्तों नॉर्मल विटामिन जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। और आपको याद रखना है जो विटामिन होते हैं वो सहायक आहार होते हैं, यानी जिनकी हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विकर मूलतः होते हैं, तो दोस्तों जो विकर मूलतः होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। सो याद रखना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये एक अकार्बनिक पदार्थ है, तो सही है दोस्तों, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि जो भोजन होता है उसमें एक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही दोस्तों। कई बॉडी में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि जो जठर रस होता है उसका निकलना, या फिर जो हमारे कई एंजाइम्स होता है उनका निकलना, यह कार्बनिक पदार्थ होता है। बिल्कुल जो खाना होता है, भोजन होता है, वो कार्बनिक पदार्थ होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। अर्थात जो एक ऑप्शन बचा था अकार्बनिक पदार्थ, यही ऑप्शन गलत होगा। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो दोस्तों जो आहार नली होती है इसमें जो भोजन का मतलब यह भोजन जो नीचे जाता है वो अंतःग्रहण द्वारा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। भोजन नली की दीवारों में संकुचन एवं प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रामानुकुंचन कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। भोजन प्राय किस में पचता है? तो जो भोजन होता है वो छोटी आंच में पचता है, क्योंकि छोटी आंत में ही जो भोजन होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए जो खाना मेनली पाचन माना जाता है वो छोटी आंत में माना जाता है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो दोस्तों जो सिग्मोइड कोलन है वह बड़ी आंत का भाग है, तो याद रखना है आपको। दोस्तों जियोडेनम का भाग है, तो दोस्तों जो जियोडेनम हो जाता है वो छोटी आंत का भाग होता है। जब आपने अमाशय का स्ट्रक्चर देखा होगा तो अमाशय के जैसे ही स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो अमाशय का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। हुबहू तो मैं बना नहीं सकता, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अमाशय का होता है। तो यहाँ से एक पतली सी नली जाती है, तो इसी पतली सी नली को जियोडेनम कहा जाता है। आप देख सकते हैं नेट पे सर्च करके। एंजाइम है, तो दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। एंजाइम एक, तो दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वह वायु उत्प्रेरक होते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए आपको। एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होती है? तो दोस्तों जो एंजाइम होते हैं इनमें जो अमीनो अम्ल होते हैं वो एक श्रृंखला में होते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टॉयलिन या पेप्सिन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो गैस्ट्रिन होता है। कोई सा पाचन एंजाइम नहीं होता है, ये एक पाचन रस होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो दोस्तों जो लार होती है वो शर्करा के पाचन में मदद करती है। और कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि जो मुंह में या फिर हमारे बॉडी में जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, आपको बताना है जो पाचन की शुरुआत होती है वो मुख से होती है। मुख में जो टोल्यूइन पाया जाता है, टोल्यूइन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तो पता होना चाहिए। शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? यहाँ पे उत्पादन की बात की गई है, तो जो पित्तरस का उत्पादन होता है वो लीवर में होता है, परंतु पित्तरस का जो संग्रह होता है वो गोल ब्लैडर में होता है, यानी पित्ताशय में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। पित्त जमा होता है, तो जो पित्त जमा होता है वो पित्ताशय में होता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो दोस्तों जो लाइपेज एंजाइम होता है ये अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है, तो याद रखना है आपको। जो पेनक्रिया होता है, पेनक्रियास के द्वारा जो एंजाइम स्त्रावित होता है उसका नाम लाइपेज है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो लाइपेज द्वारा वसा का जब जलीय अपघटन होता है उसमें वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल मिलता है। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों एक्स अम्ल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, तो नाम आपको याद रखना है HCl। देख सकते हैं एनडीए में पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, इनमें से ऑप्शन कई सारे दिए गए, इनमें से कौन मेल करता है और कौन सा नहीं करता। तो दोस्तों इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आंसर मैं बता दूं।
पित्ताशय पित्त संग्रह करता है, लीवर जो होता है पित्त की उत्पत्ति करता है, और जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं इंसुलिन उन्मुक्तियाँ हैं, और जो पित्त वाहक है यानी जो पित्त वाहिका है पित्त परिवहन। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादन है? तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन का जो अंतिम उत्पादन है यानी जो अंतिम उत्पाद है वो ग्लूकोज है। आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वही मेनली जो लास्ट में होता है वही बनता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। तो भूख लगने पर कोई व्यक्ति जो ग्लाइकोजन होता है, जो स्टोरेज होता है ग्लूकोज का स्टोरेज, आपने केल्विन चक्र पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ग्लाइकोजन कैसे बनता है और क्या होता है। तो ग्लाइकोजन का उपयोग होने लगता है। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो प्रोटीन के पाचन में जो शामिल होता है वो होता है पेप्सिन, जो उसको पेप्टोइड्स में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि फेफड़े किसका प्रारंभिक अंग है? तो श्वसन का प्रारंभिक अंग हो जाता है फेफड़ा, जो कि नॉर्मल आपको पता होगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।